सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में दो टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे आखिर असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है। जैसा अगर आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो पता चला होगा कि असम इस समय बाढ़ का सामना कर रहा है। इसके 16 जिले जो है कि बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। 2.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और लगभग 16 लोगों की मृत्यु हो गई। यह कोई नया आंकड़ा नहीं है, हर साल इसी प्रकार के आंकड़े आते हैं। कई बार यह जो प्रभावित होने वाली संख्या है यह कई लाखों में होती है। तो देखेंगे आखिर असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है। ज्योग्राफी में प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे मोपला विद्रोह। जैसा कि आपको पता है कि वर्ष 2021 को मोपला विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया। तो देखेंगे आखिर ये जो 100वीं वर्षगांठ वर्ष 2021 में मनाई जा रही है, आखिर ये ऐसा 100 साल पहले क्या हुआ था और ये मोपला विद्रोह क्या था, क्यों चर्चा का कारण बना हुआ है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है। इसके लिए थोड़ा सा आप समझिए, इंडिया के मैप को देखिए। यह मैप जो है यही आपकी जानकारी को दुरुस्त करेगा। अगर आप इंडिया के मैप को आप देखें तो सबसे पहले आप बे ऑफ बंगाल से देखना चालू करिए। बे ऑफ बंगाल आपको दिखाई दे रहा है। इससे थोड़ा सा उत्तर की ओर बढ़िए, बांग्लादेश लिखा दिखाई देगा। बांग्लादेश के बाद आप मेघालय आ जाइए, मेघालय से असम आ जाइए और असम से नॉर्थ की ओर जाइए, भूटान देख लीजिए, फिर अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए। असम से अब जो है कि थोड़ा सा पूरब की ओर आइए तो नागालैंड दिखाई देगा, मणिपुर दिखाई देगा, मिजोरम दिखाई देगा और थोड़ा सा पश्चिम की ओर आएंगे त्रिपुरा दिखाई देगा। असम की जो आप लोकेशन आप देख पा रहे हैं तो आपको क्या पता चल रहा है, पश्चिम बंगाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय से लगा हुआ यह पूरा क्षेत्र है। अब इसकी लोकेशन को एक दूसरे एंगल से देखिए। आप यह देखिए जो भूटान वाला जो यह क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र है, यहाँ पर आपको पता है कि आपका हिमालयी पर्वत का विस्तार है। वहीं जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वाला क्षेत्र यहाँ पर पूर्वोत्तर पहाड़ियों का विस्तार है। वहीं जो मेघालय है यहाँ पर मेघालय का पठार है। तो कुल मिलाकर अगर आप इसके चारों तरफ देखें तो चाहे भूटान, अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र हो या ये पूर्वोत्तर भारत वाला क्षेत्र हो, यहाँ पर क्या है, आपको पहाड़ियों की श्रृंखला दिखाई देगी। इन पहाड़ियों की श्रृंखला के बीच में एक बेसिन नुमा क्षेत्र है जिसका नाम है असम। ये जो असम की घाटी है ये 80 से 90 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। और जब यह 80 से 90 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत यह जब घाटी है तो घाटी जो क्षेत्र होता है सामान्यतः समतल भाग होता है। जब समतल है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैदानी संरचना है। और मैदानी समतल में क्या होता है कि अगर यहाँ पर पानी का प्रवाह बढ़ता है तो पानी समतल वाले भाग पर फैलकर अर्थात अपनी चौड़ाई को बढ़ा लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हाथ में एक गिलास है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो आप अगर फर्श पर या किसी समतल जमीन पर उसको गिरा देंगे तो पानी क्या होगा, चारों तरफ फैल जाएगा। लेकिन अगर किसी ढाल वाले भाग से पानी को गिराएंगे तो पानी एक ढाल के सहारे, धारा के सहारे तेजी से क्या हो जाएगा, आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो इससे यह पता चलता है कि जो समतल भाग हैं वहाँ पर पानी क्या होता है, ज़्यादा फैलकर बढ़वाता है। अब यहाँ पर ये जो पूरा मैंने असम दिखाया, आपको यहाँ पता है एक मुख्य जो नदी है वह ब्रह्मपुत्र, और इसकी छोटी मोटी बड़ी सहायक नदियों को सभी को मिला दिया तो लगभग यहाँ पे 35 नदियों का जाल है। अब यह मैदानी क्षेत्र है, नदियों का यहाँ पर विस्तृत जाल है और इन नदियों में हर साल क्या होता है, बड़ी मात्रा में पानी आता है और यही पानी जब अपनी बेसिन से बाहर की ओर फैलता है तो इसी को हम क्या करते हैं, बाढ़ के रूप में चिन्हित करते हैं। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको असम का एक और मैप दिखाता हूँ। इस मैप को आप देख लेंगे तो आपके जो भी प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं वो सभी आसान हो। अगर आप सबसे इसको पूरब से ओर के देखिए तो असम का मैप है, आपको सबसे पूरब में एक जिला दिखाई देगा तिनसुकिया, उसके बाद थोड़ा सा पश्चिम की ओर आइए डिब्रूगढ़, उसके बाद थोड़ा सा दक्षिण में देखिए शिवसागर, और यहीं डिब्रूगढ़ से उत्तर की ओर देखिए धेमाजी, और धेमाजी से थोड़ा सा पश्चिम की ओर जाइए आपको लखीमपुर दिखाई देगा, और यहीं पर देखिए जोरहट दिखाई देगा, गोलाघाट दिखाई देगा और सोनितपुर दिखाई देगा।
कुल मिलाकर ये जो पूरा क्षेत्र है यही इस समय क्या है, बाढ़ से प्रभावित है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह जो अगर आप थोड़ा सा और जो है कि पूरब की ओर जाए तो यहाँ के प्रभावित नहीं होते। ये पूरा जो धुबरी तक का इलाका है असम का, अर्थात पूरब से लेकर पश्चिम तक, ये सभी भाग कभी ना कभी बाढ़ की चपेट में आते हैं। आपने इसकी लोकेशन देख लिया है, चारों तरफ क्या क्या चीज़ें, इसको देख लिया। तो अब मैं आपके इसको मिनट से परिचित करवाता हूँ। असम में शुक्रवार को बाढ़ का पानी 16 जिलों में प्रवेश कर गया है और जिसकी वजह से 2.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 16 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है। राज्य में जो धेमाजी जिला मैंने दिखाया वो सर्वाधिक प्रभावित है। इसके बाद जो तिनसुकिया है, माजुली है, डिब्रूगढ़ जो जिले मैंने आपको दिखाए ये भी क्या है, बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो इस बाढ़ से निपटने में जो है कि अपना योगदान दे रहा है, उसने कहा है कि उसने 6 जिलों में 142 राहत शिविरों का निर्माण किया है और यहाँ पर लोगों को रखा गया। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से और साथ ही साथ कोविड और लॉकडाउन के कारण जो महामारी फैली है, तो राहत शिविरों में कितनी व्यवस्था होती है, खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर बारिश हो रही हो, जहाँ बाढ़ का प्रकोप हो। आप समझ सकते हैं कितनी समस्या जटिल है। समीक्षकों का मानना है कि आने वाले समय में जो बाढ़ की विभीषिका है, अर्थात इसका जो भयावह रूप है, वो और बढ़ सकता है। और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ। वर्ष 2019 में अगर जो जुलाई माह में यहाँ पर घटना हुई थी बाढ़ की, उसमें तो लगभग 45 लाख लोग प्रभावित हुए थे। और हर साल जब ये आने वाली बाढ़ की प्रवृत्ति बन गई है तो इससे न सिर्फ जनधन की हानि होती है, बल्कि यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो यहाँ का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये तो आपको पता है कि कितना फेमस है, यहाँ पे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। तो हुआ क्या था, लास्ट ईयर जब यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी इस बाढ़ की चपेट में आ गया था, तो इसके चारों तरफ धारा 144 लगा दी गई थी। प्रश्न आएगा धारा 144 का बाढ़ से क्या संबंध? तो संबंध ये है कि जब भी किसी नेशनल पार्क में बाढ़ के संकट आता है तो जीव क्या होते हैं, बाहर की ओर भागते हैं। तो बाहर की ओर भागते हैं तो इससे पशु और मानव का संघर्ष बढ़ सकता है। तो इसलिए लोगों को घरों में रहने के लिए कहा जाता है और धारा 144 लगा दी जाती है। यह जो आपके डिसीजन मेकिंग के प्रश्नों में बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल हो सकता है। अब देखिए प्रश्न ये आएगा कि आखिर असम में बाढ़ हर साल क्यों आती है? तो पहला तो जो कारण है इसकी भौगोलिक स्थिति में छुपा हुआ। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इसका जो भूटान से अरुणाचल प्रदेश और चारों तरफ का जो पर्वतीय उच्च भूमि वाला भाग है, उसके बीच में एक बेसिन है और इस बेसिन को ही हम क्या बोलते हैं, असम की घाटी के नाम से जानते हैं, जिसकी चौड़ाई मैंने 80 से 90 किलोमीटर बताया। और इसी बेसिन में लगभग कुछ जो नदियां प्रवाहित होती हैं, कुछ नदियों की चौड़ाई ध्यान दीजिएगा 8 से 10 किलोमीटर है। अब नदियां जो प्रवाहित होती हैं उनकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर है। अगर कल्पना करिए इन नदियों में अगर अधिक पानी आ जाए तो क्या होगा, ये बाढ़ का कारण बन जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि एक जो है कि छिछला बेसिन है, इसको इस रूप में समझिए, जिस जो बेसिन होता है जिसमें आप हाथ धुलते हैं, वो क्या होता है, चारों तरफ से उठा होता है, जिससे पानी कहीं पर भी गिरे लेकिन वो क्या हो जाए, गड्ढा जो बेसिन नुमा संरचना है उसमें आप जो भी हाथ वगैरह धुलते हैं तो पानी नीचे चला जाता है, गड्ढे में चला जाता है पाइप के माध्यम से। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पर जो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे अगर बरसात ज़्यादा होती है, यहाँ से निकलने वाली नदियों में जल की मात्रा ज़्यादा होती है, या फिर इन नदियों में जल की मात्रा के साथ साथ मिट्टी अर्थात अवसाद ज़्यादा आता है, तो अवसाद क्या करता है, जो नदियों की घाटी उसको छिछला कर देगा। जैसा कि मैंने आपको कहा जिसमें आप हाथ धुलते हैं जिस बेसिन में, अब उसमें क्या करें, धीरे धीरे आप मिट्टी डालते रहिए, तो क्या जितना वो गहरा रहेगा उतना गहरा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो पहले अगर उसमें 2 लीटर पानी आता था, तो अगर आपने उसमें धीरे धीरे मिट्टी भर दिया है तो हो सकता है 250 ग्राम आधा लीटर ही पानी आए और फिर उसके बाद पानी डालें तो क्या हो जाए, बाहर की ओर प्रवाह हो जाए। तो पूरा कारण इन्हीं चीज़ों में छुपा हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ नदियों के विषय में, और इस नदियों के विषय में जब आप समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर हम बाढ़ का मेन कारण क्या है। पहले कुछ इसके फैक्ट्स को आप समझ लीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर उत्तर की ओर, कहाँ पर, भूटान और अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। इसके बाद नागालैंड उच्च भूमि है, वहाँ से नदियाँ निकलती हैं। उसके बाद मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर वाला क्षेत्र है। और मेघालय का जो क्षेत्र है इसको तो आप जानते हैं, दुनिया के सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो मौसम है, चेरापूंजी वाला क्षेत्र है, वो यहीं पर है। तो इस तरह से यह ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। चूँकि
समतल भाग है तो इसके वजह से जब यहाँ की नदियों में जल ज़्यादा होगा तो क्या होंगे, बाहर की ओर फैलेंगे। अब एक एक करके मैं नदियों के विषय में बताता हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं मैप लेके नहीं आया। कारण है कि जितने भी गूगल पे मैप थे वो सभी बहुत गलत तरीके से बनाए गए थे। उसमें सही से ये नहीं लिखा था कौन सी नदी कहाँ से निकल रही, कहाँ पे मिल रही। तो मैं आपको ये PDF जब दूंगा तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि हाथ से ऐसा मैप बना दूं। इसलिए थोड़ा सा बस सुनिएगा, और आप सुनेंगे और चूंकि PDF आपके पास जाएगा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्लीज़ आप नाराज मत होइएगा। मैप दिखा देना मेरे लिए आसान रहता, लेकिन हमारी भी लिमिटेशन, गलत जानकारी हम कोशिश करते हैं कि आप तक ना पहुंचे। तो खैर आइए देखें, जो तिब्बत का जो हिमालय क्षेत्र है, तिब्बत कहाँ पे, भूटान से नॉर्थ की ओर आपने देखा पूरा वो क्षेत्र जो तिब्बत का है। तो तिब्बत हिमालय क्षेत्र से में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है आंगसी ग्लेशियर। इसी आंगसी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है सांगपो। तो जो सांगपो नदी है ये तिब्बत हिमालय क्षेत्र से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए अरुणाचल प्रदेश में जाती है। अरुणाचल प्रदेश भारत का भाग है, तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश से होते हुए यह भारत में प्रवेश करती है। तो जब यह भारत में प्रवेश करती है तो इसी सांगपो नदी को अरुणाचल प्रदेश में हम इसको नाम देते हैं सियांग नदी। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या नाम देते हैं, सियांग नदी। तो ये जो सियांग नदी है ये कौन सी नदी है, दरअसल सांगपो नदी है, और इसको हम सियांग के नाम से जानते हैं। अब क्या हुआ, देखिए हमने एक नदी का पता लगा लिया सियांग नदी, और दूसरी जो नदी है जो अरुणाचल प्रदेश में ही जिसकी उत्पत्ति होती है इसका नाम है दिबांग। तो जो दिबांग नदी का उद्गम होता है वो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, और यह कुछ दूरी तय करने के बाद अरुणाचल प्रदेश में ही यह क्या हो जाती है, मिल जाती है। और इसके वजह से क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश में ये नदी जो है कि सियांग से जब मिलती है तो दिबांग, और ध्यान दीजिएगा दिबांग कहाँ से निकली है, अरुणाचल प्रदेश। तो दिबांग और जो सियांग का जब मिलन होता है उसके बाद जो संयुक्त धारा बनती है, इसी संयुक्त धारा को हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा। अब ये ब्रह्मपुत्रा तो मुख्य नदी है, लेकिन इससे और भी नदियाँ निकलती हैं। ऐसी ही एक नदी है तिब्बती क्षेत्र से लोहित नदी निकलकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होते हुए और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करके ये सियांग नदी में मिल जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, यही सियांग दिबांग से मिलकर क्या बनी थी, ब्रह्मपुत्रा। तो ये कौन सी नदी मिल गई, सियांग। और ये किस में मिल रही, सियांग में। नदी का नाम क्या है, लोही। अब देखिए एक और नदी है जो तिब्बती क्षेत्र से निकलती है जिसका नाम है सुबनसिरी नदी, और इसका जो उद्गम होता है तिब्बती क्षेत्र में होता है। यह नदी भी अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में आती है, और असम के लखीमपुर जिले में, लखीमपुर की लोकेशन इसलिए मैंने आपको दिखा दी। ध्यान दीजिएगा ये जो नदियों का जो संगम वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। तो अब देखिए असम के लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र में यह मिल जाती है, इसका नाम है सुबनसिरी। यह तिब्बत से लेकर ब्रह्मपुत्र में मिलने तक लगभग यह 442 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती है, और इस तरह ये असम की जो है कि इस ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी नदी, सुबनसिरी जो नदी है वह तिब्बती क्षेत्र से निकल रही है, और वह जो है कि ब्रह्मपुत्रा में मिलने तक लगभग 442 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती है, और ये ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पांचवी जो प्रमुख नदी है वो कामेंग नदी है। यह निकलती है अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए असम के तेजपुर में ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। अब आप देख रहे हैं सभी नदियां कहां आ रही हैं, ब्रह्मपुत्रा में मिल रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक और नदी निकलती है जिसका नाम है डिक्रोंग। यह एक बरसाती नदी है। बरसाती नदी का मतलब जब बारिश होती है तभी इसका उद्गम होता है, और यह माजुली के पास सुबनसिरी से मिलती है। और सुबनसिरी किससे मिलती है, ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। तो इस तरह से देखिए जहां पर लखीमपुर के पास सुबनसिरी ब्रह्मपुत्रा से मिल रही थी वहां पे तो क्या होगा, जल ही जल होगा। और ये कहां पे मिल रही है सुबनसिरी से, माजुली के पास। तो माजुली के पास इसीलिए आपने देखा होगा माजुली नदी द्वीप का विकास हुआ। क्यों द्वीप का विकास हुआ, जब पानी ज़्यादा होगा फैलेगा और उसी बीच में कोई ऊंचा भाग होगा तो चारों तरफ पानी हो गया, बीच में माजुली द्वीप का निर्माण मिल गया। अब देखिए इसी प्रकार एक और नदी है जिसका नाम है डिहिंग या बूढ़ी डिहिंग। ये क्या होती है, अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और असम के तिनसुकिया और डिब्रूगढ़, ध्यान दीजिए इसकी लोकेशन मैंने आपको इसीलिए दिखा दिया, असम के तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ होते हुए असम के डिहिंग मुख के पास ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, और ब्रह्मपुत्रा में मिलने से पहले लगभग 380 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती है। इसी तरह से एक नदी मानस नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से निकलकर भूटान होते हुए असम के बोगाई गांव जिले में ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। इसी प्रकार धनसिरी जो कि एक नदी है जिसका उद्गम नागालैंड से होता है और ये असम में जाके ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। बराक नदी मणिपुर से ही निकलकर नागालैंड होते हुए असम में मिलती है। अब ध्यान दीजिए इतनी नदियों
का जो मैंने बताया ये तो आपके लिए कहाँ से कौन निकलती है ये आपको पीडीएफ मिलेगा, उसको समझिए। इस चीज़ों को समझिए। इन नदियों में क्या होता है, जब जल ज़्यादा होगा और जल के साथ साथ अवसाद ज़्यादा होगा, पानी भी ज़्यादा हो गया और अवसाद ज़्यादा हो गया, अवसाद ज़्यादा होने से इसकी घाटी में क्या होगा, मिट्टी का जमाव होगा। तो घाटी जो ज़्यादा गहरी थी वो छिछली होती जाएगी, छिछली होती जाएगी और पानी बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, बाढ़ का कारण बन जाएगा। साथ ही साथ इन क्षेत्रों में जो मैंने आपको दिखाया, जनसंख्या वृद्धि हुई है, पेड़ों का कटाव हुआ है, नदी क्षेत्र का अतिक्रमण हुआ है, अर्थात नदी के पास वाले क्षेत्रों में मानवीय आवास जो है कि ज़्यादा बढ़े। इन सभी कारणों की वजह से क्या होता है कि जो नदी घाटी क्षेत्र वो संकुचित हुई है और साथ ही साथ छिछली हुई है, इसके वजह से भी बाढ़ आता है। साथ ही साथ ये जो नदियों का प्रवाह क्षेत्र हमने दिखाया, यहाँ पर क्या होता है, ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। अब भूकंप पर जब भी आता है तो क्या होता है, कई बार देखा गया है कि नदियों का जो जल है उसका डायरेक्शन बदल, तो एक नदी आज यहाँ बह रही हो, कोई अच्छे रिएक्टर स्केल पर अगर भूकंप आ जाए तो हो सकता है नदी का प्रवाह दूसरे डायरेक्शन में हो जाए, इसके कारण भी क्या होता है जो है कि बाढ़ आता है। तो कुल मिलाकर जो आखिर असम के बाढ़ का कारण है उसके पीछे प्राकृतिक और मानवीय कारण है, और प्राकृतिक और मानवीय कारणों के कारण यहाँ पे हर साल क्या आती, बाढ़ आती। प्रश्न आएगा आखिर इसका समाधान क्या है? क्या इस जो छिछला भाग है, ये बेसिन नुमा भाग है, क्या इसको ऊंचा कर दिया जाए? अब यह थोड़ा सा मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि अगर आप मुझे चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आखिर इस बाढ़ का समाधान हम क्या क्या कर सकते हैं। एक्चुअली मैं जिस डिवाइस से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी वीडियो को थोड़ा सा हम लोग कर लें। आइए अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी खबर पर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर ये हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या का क्या समाधान हो सकता है। जैसे आप कह सकते हैं नदियों को जोड़ा जा सकता है, जैसे आप कह सकते हैं कि नदियों को गहरा किया जाता है, उनके अवसाद को निकाला जा सकता है, जैसे आप कह सकते हैं कि जो भी वहाँ पर नदी के क्षेत्र का अतिक्रमण हुआ है उसको हटाया जा सकता है। ऐसे क्या क्या और कुछ भी ठोस चीज़ें थोड़ा सा बताइएगा। अब आइए हम बात करते हैं मोपला विद्रोह पर। जैसा कि मैंने बताया कि वर्ष 2021 को मोपला विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया। तो दरअसल इसी को हमें समझना है क्योंकि पूरा टॉपिक जब वर्ष 2021 के लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। केरल का जो मालाबार क्षेत्र है वहाँ पर एक मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है, और यहाँ के जो केरल के मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके में जो मुसलमान समुदाय के लोग रहते हैं वह मोपला के नाम से जाने जाते हैं। तो यह प्रश्न ये है क्या है कि आखिर मोपला कौन है? तो ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो केरल के मालाबार क्षेत्र में रहते हैं। मोपला ज़्यादातर कृषक हैं या मजदूर वर्ग थे जो अशिक्षित थे और धार्मिक रूप से कट्टर भी। ध्यान दीजिएगा ये शब्द, धार्मिक रूप से कट्टर भी। यह जो क्षेत्र है, जो मालाबार का क्षेत्र है जहाँ पे मोपला लोग निवास करते हैं, ये विदेशी शासन अर्थात अंग्रेजी शासन, हिंदू यहाँ पर जो जमींदार थे और साहूकारों से पीड़ित थे। इस कारण 1857 देखिए जो सबसे बड़ा विद्रोह होता है, 1857 से पहले मोपलाओं ने लगभग 22 बार आंदोलन किया। अब ये जो 22 बार आंदोलन 1857 में से पहले कर लिया, उसके बाद में 1882 से लेकर 85 तक, 1896 में और 1921 में भी मोपला विद्रोह हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया वर्ष 2021 को मोपला विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया है। तो हमें 100 साल पीछे जाना, तो हमें घटना कौन सा देखना है, पूरे मोपला विद्रोह को नहीं देना, हमें 1921 के मोपला विद्रोह को देखना है। एक अनुमान के अनुसार ये भी थोड़ा समझ लीजिए कि 1862 से लेकर 1880 तक मालाबार में लगान वृद्धि और जमीन से बेदखल करने के संबंधी मुकदमों में क्रमशः 244 और 441% वृद्धि हुई थी। और जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पे जमींदार कौन से, हिंदू वर्ग के लोग थे, और जो यहाँ पर मुसलमान जो थे जिनको हम मोपला कह रहे हैं वह क्या थे, कृषक थे। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों ने क्या किया था, हिंदुओं के प्रति जो वहाँ जिम्मेदार थे और वह जमींदार जो हिंदू थे जो कि शोषण कर रहे थे उनके खिलाफ केस फाइल किया था। लेकिन यही जो चीज़ें हैं ना, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे चलकर क्या करेंगे, हिंदू मुस्लिम का कारण बनेंगे, इसलिए मैंने ये बताया। अब हुआ क्या था, थोड़ा सा अब हम आते हैं 1921 की घटना पर। इससे पहले समझिए 1908 में क्या हुआ, तुर्की में जो खलीफा का पद था समाप्त कर दिया गया, और जो तुर्की के खलीफा थे उनके पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में मुस्लिम समुदाय में एक अच्छी खासी पकड़ थी। तो मुस्लिमों
को लगा कि ये ठीक नहीं हुआ। खैर ये अलग इशू था। लेकिन क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने तुर्की पर हमला कर दिया, और तुर्की पर हमला कर दिया, और तुर्की को क्या वो देखते थे, उनका एक धार्मिक जुड़ाव था। इस तरह से जो भारत के जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वह नाराज हुए। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया और रोलेट एक्ट जैसी घटनाएं हुई, और उसकी वजह से पूरे देश में गुस्सा फैल चुका था। मुस्लिम समुदाय भी गुस्से में था, हिंदू समुदाय भी गुस्से में था। इसी समय मुस्लिम नेता जो अबुल कलाम आज़ाद जी थे, जफर अली खान थे, मोहम्मद अली ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के साथ मिलकर, ध्यान दीजिए, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन को व्यापक स्वरूप दिया। अब मैं पूरा खिलाफत आंदोलन को नहीं बता सकता, मेरी भी थोड़ा सा लिमिटेशन है, तो कुल मिलाकर खिलाफत आंदोलन को व्यापक रूप दिया। मालाबार का जो क्षेत्र है, यहीं पे हमें पूरा मुद्दा यहीं का डिस्कस करना है। तो मालाबार के एरनद और बल्लूवादनद तालुकों में इस खिलाफत आंदोलन को कुचलने के लिए क्या किया, अंग्रेजों ने हर हथकंडा अपनाया। अर्थात जब भी आपको पता है कहीं पे उस समय हम आंदोलन करते थे, अंग्रेज क्या करते थे, उसका दमन करने का प्रयास करते थे। और इसी प्रकार का प्रयास जब खिलाफत आंदोलन चला तो केरल के जो मालाबार का एरनद और बल्लूवानद तालुका है, यहाँ पर भी हुआ। अब इसके खिलाफ क्या हुआ, मोपलाओं ने 1920 में विद्रोह कर दिया। अर्थात उनको लगा कि एक तो हमारे साथ जो तुर्की में हुआ, तुर्की पर अंग्रेजों ने जो किया वह गलत था, उसके बाद जो है कि पूरे देश में गुस्सा था, खिलाफत आंदोलन हर जगह चल रहा था, यहाँ पर कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। तो मोपलाओं ने क्या कर दिया, 1920 में विद्रोह कर दिया। प्रारंभ में ये जो विद्रोह था वह अंग्रेजों के ही खिलाफ था, और जिसके कारण महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं का सहयोग मिला। मालाबार में मोपलाओं को खिलाफत आंदोलन में एक नेतृत्व मिला, जो नेतृत्वकर्ता व्यक्ति कौन थे, वह थे आपके बरियाम कुन्नाथ कुंजा अहमद हाजी। ध्यान दीजिएगा, इनका नेतृत्व प्राप्त हुआ, यह नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इनका जो नेतृत्व प्राप्त हुआ तो यह नेतृत्व इसलिए इनको दिया गया क्योंकि यह काफ़ी जो है कि पॉपुलर नाम था। दरअसल हुआ क्या था, इनके पिता को अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह में भाग लिया था इनके पिता ने, और इनको जो है कि क्या किया गया था, अंडमान द्वीप में निर्वासित कर दिया गया था और जेल में डाल दिया गया था। तो पिता का जेल में जाना और इस तरह से चीज़ों से ये काफ़ी दुखी थे, अंग्रेजों के जो नीतियों के काफ़ी विरोधी थे। और इसी समय जब खिलाफत आंदोलन चला तो खिलाफत नेताओं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनको खिलाफत आंदोलन के इस क्षेत्र में नेता के रूप में उनको प्रेजेंट किया, और इन्होंने कालीकट और दक्षिण मलाबार में प्रारंभ में काफ़ी प्रभावी नेतृत्व किया। प्रारंभ में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाद में इनकी नीति बदल गई। इन्होंने प्रारंभ में आंदोलन की धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित किया तथा आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। इसके अलावा खिलाफत के कुछ और नेता भी यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। इनमें जो प्रमुख नाम था वह था याकूब हसन, यू गोपाल मेनन, पी मोइनुद्दीन कोया और के माधवन नायर, जो है कि ये नाम थे। अब हुआ क्या है कि जब सभी नेता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो जितने भी नेता हैं, याकूब हसन हो, यू गोपाल मेनन हो, पी मोइनुद्दीन कोया हो, के माधवन नायर हो, जितने भी नेता हैं, जब सभी नेता मिलजुल कर क्या कर रहे थे, कुंजा अहमद हाजी के साथ नेतृत्व कर रहे, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। होता क्या था कि किसी के यहाँ या कोई भी दिक्कत होती दूसरा नेता संभाल लेता। लेकिन हुआ क्या है कि इन लोगों को जो जितने बड़े नाम बताए, याकूब हसन, यू गोपाल मेनन, पी मोइनुद्दीन कोया और के माधवन नायर, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद जो है कि यह नेतृत्व था वह स्थानीय मोपलाओं के हाथों में आ गया। स्थानीय मोपलाओं के हाथों में जब चला गया तो इन्होंने क्या किया, अपना जो दबा हुआ गुस्सा था, चूंकि सरकार एक तरफ से दमन भी कर रही थी तो इनके अंदर एक कुंठा भी थी, तो इन्होंने अपना गुस्सा जो हिंदू भूस्वामी थे उन पर निकालना प्रारंभ कर दिया। इससे क्या होगा, ये हिंदू और वर्सेस मुस्लिम बन गया। अगस्त 2021 में हाजी मोपला क्षेत्र, हाजी जो थे, इन जिनका नाम था बरिया कुमनाथ कुंजा अहमद हाजी, इन्होंने क्या किया, मोपला क्षेत्र को स्वतंत्र राज्य घोषित कर वहाँ का खुद को अपने आप को निर्विवाद शासक घोषित कर दिया। इसका मतलब उन्होंने कहा कि अभी हम यहाँ के क्या हैं, सर्वे सर्वा हैं। हुआ क्या, जनवरी 1922 में इनको गिरफ्तार कर मौत की सजा सुना दी गई और धीरे धीरे क्या हुआ, इस आंदोलन को कुचल दिया गया। तो अब एक चीज़ समझिए कि जब इनको कुचल दिया गया तो घटना कब हुई है, यह जो पूरा घटनाक्रम कब था, यह हो रहा 1921 में।
चूँकि जो मोपला विद्रोह था इसको कुचलने को कुचल दिया गया। इसने जो है कि हिंदू मुस्लिम स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा भाईचारे को लेकर आगे बढ़ा था, लेकिन बाद में क्या है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया। तो अब ये जो मोपला विद्रोह है इसकी अपनी पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी इसकी एक पहचान है। और यह जो पहचान इस रूप में भी है कि मोपला वह समूह है जिसने अंग्रेजों से सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी है और बहुत ज़्यादा दमन भी झेला है। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते हुए इसको राष्ट्रीय रूप में अवेयर करने की, इसके विषय में लोग जानकारी देने के लिए वर्ष 2021 को मोपला विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूरा जो घटनाक्रम है वो कौन सा है, वर्ष 1921 वाला, जो कि वर्ष 2021 में क्या किया जाएगा, इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।